Good morning, everybody, and welcome back to my channel. So, today we are going to do chapter 10, Colonialism, Rural and Tribal Societies. So, let's start it. तो इस चैप्टर का मैंने पार्ट 1 आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. तो लेट्स स्टार्ट इट. तो सबसे पहले हम लोग एक बार पहले का रिवाइज कर लेते हैं. If you haven't seen the part 1, so please go and watch part 1 first. Okay. Colonialism, rural and tribal societies, right? तो हमने पिछले चैप्टर में ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के बारे में पढ़ा था, जो फुल ऑफ कॉन्फ्रंटेशन, स्ट्रगल्स, बैटल्स, वॉर्स और डिप्लोमेटिक मूव्स थे. जो इंग्लिश थे वो मतलब जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया ट्रेड के लिए आए थे, बट हमारे मास्टर्स बन गए धीरे धीरे. फिर उन्होंने सबसे पहले साउथ टू ईस्ट, देन ईस्ट टू नॉर्थ उन्होंने हमारी इंडिया को कैप्चर किया. एंड वो फिर सुप्रीम पावर बन गए हमारी इंडिया के लिए. ठीक है. फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कॉलोनियल एग्रेरियन पॉलिसी एंड इट्स इम्पैक्ट, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो पॉलिसी उन्होंने बनाई और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारे ऊपर. तो उन्होंने 3 टाइप्स ऑफ मतलब एग्रेरियन पॉलिसी बनाई. फर्स्ट थी ज़मींदारी सिस्टम, देन रोतवारी सिस्टम, देन महलवारी सिस्टम. ठीक है. तो ज़मींदारी सिस्टम 1793 में उन लोगों ने लागू की थी बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, राइट. वो कहाँ पे, और बंगाल में उन लोगों ने किया था. ठीक है. और जो ज़मींदारी सिस्टम को हम लोग ज़मींदारी बंदोबस्त भी कहते हैं. इस सिस्टम में क्या था कि जो ज़मींदार्स होते थे वो, नहीं, जो ब्रिटिशर्स होते थे वो ज़मींदार्स को 11% देते थे आउट ऑफ 100, एंड वो 89% अपने पास रखते थे. और फिर उसके बाद आया रोतवारी सिस्टम. बट देन ब्रिटिशर्स के पास थोड़ा कम प्रॉफिट आता था, तो इसलिए उन्होंने सोचा कि जो आगे जो वो कंट्रीज़ कॉन्कर करेंगे उसमें ज़मींदारी सिस्टम नहीं डालेंगे. फिर उन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया रोतवारी सिस्टम, जो था 1820 में बाय थॉमस म्यूनरो. कौन सी जगहों पर था वो था बॉम्बे एरियाज़ में, राइट. और हमें एक बार लास्ट में भी बताया था इसमें. आई विल शो इट टू यू द लास्ट पेज पे ऑफ दिस चैप्टर. यहाँ पे देखें, रोतवारी सिस्टम में कहाँ पे इन लोगों ने किया था, साउथ इंडिया में इन लोगों ने रोतवारी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया था. फिर था ज़मींदारी सिस्टम, नहीं ज़मींदारी नहीं, महलवारी सिस्टम. उसमें जो विलेजर्स होते थे उनको महल कहते थे. और वो था 1822 में बाय बाय वो था हॉल्ट मैकेंजी. कहाँ, कौन सी जगह पर, गंगेटिक वैली, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस, सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब जगहों पर था. और जो विलेजर्स होते थे उनको महल कहते थे. और फिर वो आके खुद, जो क्या नाम है, मनी होते थे, जो रेवेन्यू उन लोगों को देना पड़ता था वो सीधा उनको देते थे. क्या नाम है, गव उनको, ब्रिटिशर्स की गवर्नमेंट को, राइट. ठीक है. और फिर हाँ, रोतवारी सिस्टम में क्या होता था कि जो वो एक डायरेक्ट वो एक ऐसे वो एक डायरेक्ट सेटलमेंट थी बिटवीन गवर्नमेंट एंड द विलेजर्स. ठीक है. उसमें ज़मींदार कुछ नहीं थे क्योंकि वो 11% लेते थे, राइट. ओके. नेक्स्ट इज ग्रोथ ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स. तो कमर्शियल क्रॉप्स मतलब क्या होता है? कमर्शियल क्रॉप्स मतलब कि ऐसी क्रॉप्स जिनको सेल करते थे वो लोग, ठीक है, मार्केट्स में. ठीक है. With strong footholds in South India, Bengal, Bihar, and Odisha, the East India Company wanted to collect maximum taxes to meet their military and administrative expenses. जो उन लोगों ने अब उनका स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड्स मतलब होता है, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अपना राज्य चला रखा था. कौन सी जगहों पर? साउथ इंडिया, बंगाल, उड़ीसा, बिहार. ठीक है. एंड और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वांटेड, उनको क्या चाहिए था कि जो दे कुड कलेक्ट मैक्सिमम टैक्सेस
वो लोग ले सके लोगों से, जो उनके मिलिट्री एक्सपेंसेस थे और भी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थी, और उन सब को वो लोग पूरा कर सके। उनको और चाहिए था, उनको चाहिए था कि उनको मैक्सिमम प्रॉफिट हो उन लोगों को बाय द विलेजर्स, राइट। तो कुछ सो द कंपनी स्टार्टेड यूजिंग कोर्सिव मेथड्स। जो कंपनी थी वो उन्होंने स्टार्ट स्टार्ट कर दिया कोर्सिव मेथड्स। कोर्सिव मेथड्स मतलब बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, क्रूअल मेथड्स, वायलेंट मेथड्स यूज़ करने लग गए वो टू प्रोक्योर गुड्स विच वर इन ग्रेट डिमांड इन यूरोप। ठीक है, जो एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल था, वो लोग लेते थे विलेजर्स से, लो रेट्स में लेते थे और उनको इंग्लैंड भेजते थे। फिर इंग्लैंड में उनको वो लोग फिनिश्ड गुड्स लेके आते थे इंडिया में, और उसका डबल ट्रिपल प्राइस में वो लोग बेचते थे उसको। ठीक है, जो कंपनी थी उन्होंने फोर्स किया, ओके, जो कंपनी थी फोर्स द फार्मर्स टू ग्रो कैश क्रॉप्स लाइक इंडिगो, कॉटन, ओपियम, पेपर, टी, शुगर केन एट्सेट्रा, एंड कंपेल्ड देम टू रेज सिल्कवॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल्स। मतलब वो लोग फिनिश्ड गुड वापस इंडिया लेके आते थे और उसको डबल ट्रिपल प्राइस में सेल करते थे। फिर कंपनी ने जो फार्मर्स थे उनको फोर्स किया कैश क्रॉप्स उगाने के लिए, जैसे कि इंडिगो हो गए, ओपियम हो गया, कैश कैश क्रॉप जैसे कॉटन, पेपर, टी, इंडिगो, राइट, शुगर केन एट्सेट्रा, और कंपेल्ड देम टू रेज सिल्क वॉर्म्स, और उनको फोर्स किया गया सिल्क वॉर्म के लिए, ताकि रॉ मटेरियल आ सके सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स, राइट। जो द ब्रिटिशर्स वांटेड टू स्मगल एंड सेल ओपियम, जो ब्रिटिशर्स थे वो स्मगल करना चाहते थे और ओपियम बेचना चाहते थे चाइना में, ताकि वो ह्यूज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कर सके। ठीक है, सिमिलरली जो इंडिगो थी, जिसको हम लोग नील कहते हैं हिंदी में, वो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी उस टाइम पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में ब्रिटेन की। सो जो वहाँ के पीजेंट्स थे वो फोर्स करते थे टू कल्टीवेट इंडिगो प्लांट्स टू एक्सट्रैक्ट ब्लू डाई, ताकि उनके पास ब्लू डाई आ जाए। हमारे फार्मर्स को वो लोग कहते थे, मतलब फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, जिसको हम लोग ब्लू डाई कहते हैं, ताकि वो लोग ब्लू कलर ले सकें, और कि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा ग्रेट डिमांड में था टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन की। ठीक है, एंड दे लेड मिसरेबल लाइफ एज इट वॉज फेच्ड वेरी लो प्राइजेस ऑफ इंडिगो, और उन लोगों को बहुत मिजरेबल, बहुत ज़्यादा दुख की लाइफ जीने पड़ी, एज दे फेच्ड वेरी लो प्राइसेस ऑफ इंडिगो, क्योंकि वो लोग बेचते थे इंडिगो को लो प्राइसेस में। जो राइजिंग डिमांड थी शुगर की, वो वेस्ट में थी। ठीक है, राइजिंग डिमांड ऑफ शुगर इन द वेस्ट में जो शुगर की डिमांड थी वो ज़्यादा थी। उन वहाँ पर जो यूरोपियंस थे वो अट्रैक्ट होते चले गए, सो टू सेटअप शुगर प्लांटेशंस इन इंडिया। फिर उन लोगों ने सेटअप की शुगर प्लांटेशंस हमारी इंडिया में। जो फार्मर्स थे वो गुड़, जो जैगरी बोलते हैं जिसको, वो उन लोगों ने प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया फॉर लोकल रिक्वायरमेंट, जो उनकी जो लोकल रिक्वायरमेंट होती थी उसके लिए। अब फिर उनको उन लोग ब्रिटिशर्स ने उनको ऐसे उगाने नहीं दिया और उनको फोर्स किया, जो शुगर केन, जो थिक वाले शुगर केन्स होते हैं उनको उगाने के लिए, फॉर द शुगर केन जूस, फॉर द शुगर फैक्ट्रीज, एंड सेल देयर सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस। ठीक है, जो वो लोग, उन्होंने फोर्स किया थिकन शुगर केन को उगाने के लिए, और उसको शुगर फैक्ट्रीज में सेल करना स्टार्ट कर दिया, शुगर जूस बनाकर, राइट, एंड सेल देयर प्रोड्यूस एट अ वेरी लो प्राइस। द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज फ्लरिश्ड एट एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी वो फ्लरिश हुई कॉस्ट ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज में। अब आगे हमें यहाँ पे कुछ कमर्शियल क्रॉप्स गिवन हैं और उनके प्लेसेस जहाँ पे वो कल्टीवेट होते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर है ओपियम,
ठीक है, जो वो थे बंगाल, बिहार और पंजाब में। फिर आए इंडिगो, जो जो थे बिहार और बंगाल में। फिर कॉटन गुजरात, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। टी असम, वेस्ट बंगाल एंड साउथ इंडिया। फिर पेपर्स जो थे वो थे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, पौंडीचेरी, जिसको हम लोग पुडुचेरी बोलते हैं। शुगर केन महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब एंड हरियाणा। फिर नाउ हम लोग पढ़ेंगे फार्मर्स की उस टाइम पर क्या कंडीशन थी। ऑब्वियसली कंडीशन बहुत ज़्यादा बैड रही होगी, मिजरेबल रही होगी, क्योंकि उस टाइम पर जो भी वो लोग उगाते थे वो लोग ब्रिटिशर्स को मना कर देते थे, और उसको कैश और उनको कैश क्रॉप्स उगाने पड़ते थे, जैसे कि हमने आपको बताया था कि मैंने आपको बताया था कॉटन, ओपियम एंड लाइक दैट, राइट। पेपर, टी, इंडिगो, शुगर केन, लाइक दैट। ओके, फार्मर्स की उस टाइम पे क्या कंडीशन थी। ऑलरेडी सफरिंग फ्रॉम नेचुरल क्लाइमिटीज़ से सफ़र करते हुए, मतलब जो नेचुरल क्लाइमिटीज़ जैसे हो गया फ्लड्स हो गए, ड्रॉट हो गया, फेमाइन, ठीक है। इंडियन फार्मर्स वर फर्दर ओवरबर्डन, उनको बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन होता रहा। हाई टैक्सेस उनको देने पड़ते थे, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, जो वो लोन्स लेते थे टैक्स को पूरा करने के लिए, उसके रीपेमेंट करनी थी उनको, और डेब्ट्स जो वो लेते थे, और हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट जो वो लेते थे, उनको उनको रीपेमेंट करना पड़ता था, राइट। देवर लीडिंग अ लाइफ ऑफ मिजरी, उनके पास बहुत ज़्यादा मुश्किल की लाइफ जी रहे थे वो लोग। पोवर्टी बहुत ज़्यादा थी, मतलब गरीबी बहुत ज़्यादा थी, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा, दिमाग ख़राब जैसा। एज अ रिजल्ट मैनी पीजेंट्स हु फेल्ड टू पे द लैंड रेवेन्यू, जो एज अ रिज़ल्ट जो पीजेंट्स थे वो फेल हुए लैंड रेवेन्यू पे करते करते, वो अपनी लैंड गंवा देते थे, वो उनको अपनी लैंड ब्रिटिशर्स को देनी पड़ती थी, और वो फिर लैंडलेस लेबर्स बन जाते थे, ठीक है। दे वर फोर्स टू वर्क एट अ वेरी लो वेजेस, फिर उनको फोर्स किया जाता था लो वेजेस, कम पैसों पे काम करने का। नाउ वी विल बी स्टडिंग अबाउट रिवॉल्ट्स ऑफ बाय फार्मर्स। अब इतना परेशान होकर लोगों ने, जो फार्मर्स थे उन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वेन एवर एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, रिप्रेशन दबाना एंड एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, रीच बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट, जब वो एक लिमिट तक पहुंचता है, देर वॉज अ मास आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिवॉल्ट और रिबेलियन। मतलब उस टाइम पे जब उनके ऊपर ये बहुत ज़्यादा अत्याचार होना स्टार्ट हुआ, बहुत ज़्यादा दबाव होना स्टार्ट हुआ, एक्सप्लॉयटेशन हुआ उस टाइम पर, फिर जो फार्मर्स थे उन्होंने एट लास्ट रिवॉल्ट किया, जिसको हम लोग रिबेलियन भी बोलते हैं, ठीक है। There was a long list of injuries meted out of the farmers at various times during the British rule. Some of these were as follows. ठीक है, उस टाइम पर फिर उन लिस्ट ऑफ इनजस्टिसेस थी वहाँ पर जो होते थे उनके साथ, वो मेटेड आउट मतलब एक टाइप से बर्स्ट आउट हुए, पुट अपॉन फार्मर्स मतलब होता है इसका, फार्मर्स एट वेरियस टाइम्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। फिर सम ऑफ दीज वर एज फॉलोज, उनमें कुछ हमें गिवन है, जैसे लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता था स्पेशली ऑफ द रूरल मासेस, लॉन्ग स्टैंडिंग लोन्स एंड इनडेप्टनेस, ठीक है, एविक्शन ऑफ पीजेंट्स फ्रॉम लैंड एंड लेड देम टू बिकेम लैंडलेस लेबर्स, मतलब जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स थी और एडमिनिस्ट्रेशन के कारण उन लोगों ने रिवॉल्ट किया। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन था उनके ऊपर, स्पेशली रूरल जो मासेस थे उनके ऊपर, इसलिए उन फार्मर्स ने रिवॉल्ट किया। और जो लॉन्ग स्टैंडिंग उनके ऊपर जो लोन्स थे और इनडेप्टनेस थी, उनको दे कांट बियर मोर, इसलिए उन्होंने रिवॉल्ट किया। और इविक्शन ऑफ पीजेंट्स, जो पीजेंट्स थे उनका रिमूवल, eviction means removal of peasants from land and let them to became landless laborers, फिर उनको landless laborers बनना पड़ता था, that's why they finally revolted. These
causes resulted in revolts, outbreaks, and rebellions even before the first War of Independence in 1857. It was only in 1930 that the organization of Kisan Sabhas started supporting the cause of the peasants. उस टाइम पे रिवॉल्ट्स होने लगे, आउटब्रेक्स होने लगे, एंड जो रेबिलियंस थे, जो रेबिलियंस मतलब रिवॉल्ट जो थे इवन बिफोर द फर्स्ट, ये किससे पहले थे, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले इन 1857, ठीक है, जो 1857 में हुआ था. इट वॉज ओनली इन 1930 में ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई, किसान सभा, किसान सभाज, ठीक है, स्टार्टेड सपोर्टिंग द कॉज ऑफ पीजेंट्स. उन्होंने पीजेंट्स जो थे उनको सपोर्ट करना स्टार्ट किया. अब हम लोग पढ़ेंगे डू यू नो. ओके. द र्योट्स ऑफ बंगाल, जो बंगाल के जो र्योट्स थे, ठीक है, रिफ्यूज टू ग्रो इंडिगो, उन्होंने मना कर दिया इंडिगो उगाने के लिए. एंड अ रेबिलियन ब्रोक आउट इन 1859 नोन एज ब्लू रेबल. अब जो रोड्स थे बंगाल के, उन लोगों ने मना कर दिया इंडिगो उगाने के लिए, और फिर उन लोगों ने रेबिलियन किया, मतलब रिवोल्ट किया, जो 1859 में किया था उन्होंने, जिसका नेम दिया उन लोगों ने ब्लू रेबल, ठीक है. मुफलाज ऑफ साउथ इंडिया रिवोल्टेड. मुफलाज जो साउथ इंडिया के थे, उन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट इंक्रीजिंग बर्डन ऑफ टैक्स. उन जो ब्रिटिशर्स टैक्स लगा देते थे उन लोगों के ऊपर इन 1860s में और 70s में, उन लोगों ने रिवोल्ट किया अगेंस्ट द टैक्स, ठीक है. जो डेक्कन जो रियोट्स थे वो वायलेंट हो गए बिल्कुल 1875 में, ड्यू टू द रूरल इंडेप्टनेस, ठीक है, इंडेप्टनेस के कारण जो रूरल एरियाज में था, ठीक है. जो पीजेंट मूवमेंट थी ऑफ चंपारण, जो बिहार में है, in northwest Bihar, started in 1860 and went till 1920s. The peasants opposed cultivation of indigo and high taxes. उस टाइम पे जो peasant movement थी चंपारण में, नॉर्थ वेस्ट बिहार में, वो स्टार्ट हुआ 1860 में और वो 1920s तक चला. और जो द peasants थे अपोज किया उन लोगों ने कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो की कल्टीवेशन और हाई टैक्सेस. जो प्रतापगढ़ है रायबरेली में, सुल्तानपुर एंड फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में जो है, विटनेस्ड ओपोजिशन बाय द फार्मर्स अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. ऐसी जो जगहों हैं प्रतापगढ़, रायबरेली, सुल्तानपुर एंड फैज़ाबाद जो उत्तर प्रदेश में है, उन लोगों ने ओपोजिशन किया, मतलब उनके खिलाफ बोला बाय द फार्मर्स. जो फार्मर्स ने किया अगेंस्ट हाई रेवेन्यू. उन लोगों ने किसकी वजह से किया था, हाई रेवेन्यू, जो वो लोग हाई रेवेन्यू उनसे लेते थे, उनकी अगेंस्ट. जो द ओध किसान सभा जो था वो फॉर्म हुआ अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू इन 1920 में. ओध किसान सभा हुआ, जिसकी लीडरशिप में जिनके लीडर थे जवाहरलाल नेहरू इन 1920 में. Increase in revenue was opposed by farmers of Tanjore in 1923 to 24. जो इंक्रीज थी रेवेन्यू, वो लोग जो रेवेन्यू बढ़ा रहे थे ब्रिटिशर्स, ठीक है, इस रेवेन्यू वॉज अपोज्ड बाय द फार्मर्स. उन फार्मर्स ने उनको मना किया, उनके खिलाफ बोला, ऑफ तांजोर इन कौन से ईयर में, 1923 टू 1924 के में. द फर्स्ट रोड्स एसोसिएशन, जो पहला जो रोड का एसोसिएशन था, वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय NG रंगा इन 1923. जो पहली रोड का एसोसिएशन थी वो NG रंगा ने की थी इन 1923 में, ठीक है. जो किसान मूवमेंट थी उत्तर प्रदेश में, बाय द एबोलिशन ऑफ ज़मींदारी सिस्टम. जो ज़मींदारी एबोलिशन मतलब रिमूवल, जो उत्तर प्रदेश डिमांडेड रिमूवल ऑफ ज़मींदारी सिस्टम. जो ज़मींदार सिस्टम थी उसके रिमूवल के लिए किसान मूवमेंट हुई उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने इसके खिलाफ बोला, इसके खिलाफ रिवोल्ट किया, ठीक है. देन इन 1927, ओके, एट बारडोली. अभी जो रिसेंट जो बुक्स हैं उनमें 1927 की बजाय यहाँ पे 1928 लिखा है, तो यू कैन I'll मेक अ करेक्शन हियर. You must be reading from the book, so I'll do the correction here.
के बजाय होगा 1920, वेट व्हाट इज 1928, right? 1927 ही 1928. Okay, at Bardoli, Sardar Patel opposed the increase in revenue by the Bombay Presidency Satyagraha forced by the government to revise the revenue. जो 1928 में बारोली में सरदार पटेल ने उनके खिलाफ बोला, किसके खिलाफ? इंक्रीज, जो वो लोग रेवेन्यू इंक्रीज कर रहे थे बाय द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एंड सत्याग्रह जो होता है, उन लोगों ने फोर्स किया द गवर्नमेंट को ये टू रिवाइज द रेवेन्यू. ठीक है, ओके. द पीजेंट्स ऑफ खेड़ा ओपोज द रेवेन्यू राइज. जो पीजेंट्स थे खेड़ा के, उन लोगों ने ओपोज किया, उनके खिलाफ बोला द रेवेन्यू जो राइज हो रहा था. ओके, तो नेक्स्ट इज colonialism and tribal societies. We have read about rural societies. Now in the next video we will be going to study about tribal societies. With this, thank you so much and have a great day, everybody. If you understood this chapter, so please like, share and subscribe. With this, thank you, bye and bye bye. And if you need any video of any chapter, so please comment me, so I'll make it for you. Okay, bye.